कला से संबंधित बातें नालंदा को लेकर के विभिन्न विद्वानों द्वारा देश विदेश के स्तर पर किया गया विभिन्न संदर्भों में है। लेकिन नालंदा तो आप जानते हैं, मैं तो मेरे लिए नालंदा जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि ये कोई पूरी है, कोई पीठ है, ये है। मेरे लिए नालंदा भी एक प्रकार से ज्ञान पीठ है। ये क्योंकि आप अगर देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा की विधा की जितनी भी विविधता है इस ज्ञान परंपरा की, वो सब कुछ नालंदा में हमें दिखाई देता है। सब चीज लगता है कि इसमें समाहित है। यहाँ प्राचीन भारतीय दर्शन की यदि बात करें, कलात्मक तत्व की बात करें, तो सब कुछ यहाँ दिखाई देता है। जैसे लगता है कि ये जीनिक प्लेस रहा होगा, ऐसा लगता है। बहुत सारे विद्वानों ने चर्चा की है कि नालंदा विश्वविद्यालय मूलतः एक बौद्ध मठ के रूप में था, लेकिन इसके जो पुरातात्विक अवशेष प्रकाश में आए हैं, उसकी विविधता इस चीज को वो खंडित करती है कि ये सिर्फ बौद्ध मठ नहीं था। यहाँ जैन मूर्तियों का मिलना, बहुत सारे विद्वानों ने लिखा नालंदा के बारे में, बोलते थे कि जैन का कोई नालंदा में बहुत ज्यादा कोई संबंध नहीं रहा था। पिछले साल हमने अपने ही स्टोर से एक ब्रॉन्ज की जैन मूर्ति तलाश की। इस चीज को वो हमारे प्रोविडेंस रिकॉर्ड में तो था, लेकिन इस चीज को प्रकाश में लोग नहीं ला पाए। वो स्ट्रेटिफाइड लेयर्स एक्सकैवेटेड मिला है। जैन मूर्तियों का ब्रॉन्ज में भी बनाया जाना इस बात को इंगित करता है कि जैन तत्व भी था इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। अगर आप जैन पुरावशेष की बात करेंगे तो राजगीर में जो लीजेंड एंड जो हिस्टोरिकल रेफरेंस एंड जो हियरसेज जो मिलते हैं, उसके पुरातात्विक अवशेष भी काफी प्राचीनतम स्वरूप में पाए जाते हैं। यहाँ माननीय कुलपति महोदय दोनों विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, विद्वान आचार्य उपस्थित हैं। मेरी एक ये अनुशंसा है कि हम लोग बौद्ध और ब्राह्मण कलाकृतियों पर तो करते हैं, कभी जैन कलाकृतियों पर भी कोई शोध या फिर इस प्रकार की कोई शोध परियोजना बने, क्योंकि ये जैन परंपरा का भी काफी महत्वपूर्ण स्थल रहा है। और हम देखते हैं कि चारों तरफ में पुरातात्विक अवशेष विस्तरण है। हमारे पास में रॉक कट केव है जैन की, यहाँ मंदिर भी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लाहौर गिरी पर एक जैन आपका बिहार एक्सकैवेट किया था, स्वतंत्रता के पहले, बहुत पहले किया था। लेकिन जैन पुरावशेषों के बारे में हम कम चर्चा करते हैं। बौद्ध ब्राह्मण पुरावशेषों के साथ साथ जैन का भी चर्चा होना चाहिए। और मेरा यही उद्देश्य था कि इस संग्रहालय में चूंकि जैन पुरावशेष थे, यहाँ आप एक पीछे देखेंगे, सबसे पीछे कोने में जो मूर्ति लगी है, वो भी हमने पिछले साल राजगीर के बामन गिरी पहाड़ से 2006 में वो चोरी चली गई थी किसी जमाने में, बट हम लोगों को ट्रेसिंग नहीं हुआ था। 2017 में वो मूर्ति प्राप्त हुई। आपके नालंदा यूनिवर्सिटी और केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में एक वो लोग एक्सप्लोरेटरी काम कर रहे थे, उसमें प्राप्त हुई। उसको भी हम लोग यहाँ लेकर के आए, उसको भी हमने यहाँ पर लगाया। एक मूर्ति ब्रॉन्ज की लगी, अभी एक सर्वतोभद्र की भी लग गई है। तो हमारा ये जो पूरा नालंदा का जो परिक्षेत्र है जैन पुरावशेषों से भी काफी भरा पड़ा है। तो मैं सभी आचार्यों से मैं ये अनुमोदन करना चाहूँगा कि इस पर भी कभी अपने छात्रों को या फिर अपने विश्वविद्यालय की ओर से कुछ कार्य हो तो काफी अच्छा रहेगा। स्थानीय स्तर पर इस विषय में भी सोचा जाएगा। आप देखेंगे बिहार शरीफ में जो हमारा उदयपुर विश्वविद्यालय था, आप इंडियन म्यूजियम में जितने लोग भी गए होंगे देखेंगे वहाँ पर जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी हैं, उन मूर्तियों में सब नीचे बिहार बिहार लिखा हुआ है, बहुत भव्य भव्य मूर्तियाँ। तो हमारे पास में एक्सकैवेटेड रिमेन्स, एक्सपोज्ड रिमेन्स के रूप में उदयपुर विश्वविद्यालय का अवशेष नहीं है, जैसा कि नालंदा का या फिर अन्य विश्वविद्यालय का।
हम प्रॉक्सी रेफरेंस में उन प्रोसेसों के आधार पर भी अनुसंधान करवा सकते हैं। अगर विकास टीम से चीज़ें मिली हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट हमारे पास इंस्टीट्यूट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन उसका हम प्रॉक्सी रेफरेंस के आधार पर उस पर भी हम अनुसंधान करवा सकते हैं, ताकि हम एक जो उसका ऐतिहासिक जो स्वरूप था कला के माध्यम से हम उस गैप को फिल कर सकें। तो ये मेरी छोटी सी एक आंतरिक एक शोध की भावना थी, जिसको मैं आप सभी विद्वत सभा के बीच में आज रख पा रहा हूँ। इस अवसर पर सभी उपस्थित हुए। मैं 2 शब्द के लिए डॉक्टर सुजीत नयन जी यहाँ भी राजगीर में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद एक्सक्लूशन ब्रांच को ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द इस बात पर रखें, इसके आगे पहले मैं हमारे आदरणीय कुलपति इसी नालंदा महाविहार से हमारी मुलाकात पहले भी होती रही है। हमारे बीच में गौतमी जी हैं, यंग और डायनेमिक आर्कियोलॉजिस्ट, और जितने भी आचार्य हमारे बीच में उपस्थित हैं सभी को मैं नमन करता हूँ। जहाँ तक राजगीर उत्खनन का सवाल है, हमारे जेहन में बहुत पहले से था। जब हम लोग घोड़ा कटोरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय में वहाँ पे जो मड रैम्पार्ट बोलते थे कि रैम्पार्ट है वेस्टर्न साइड में, उसमें 2-3 कोर्स तो पब्लिश है, वो रिपोर्ट में भी है यूएसडी के 1960, 61, 62 में। लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि वो फोर्टिफिकेशन वाल पहले स्टोन आया या पहले ब्रिक आया या पहले मड, ये सवाल हमेशा उठते रहते थे। इसकी एक जो बुनियाद वहाँ पड़ी थी 2009 में, उसको लेकर के हम थे कि उसको देखा जाए, जांचा जाए। दूसरा पहलू था कि 3rd सेंचुरी बीसी से पहले कोई एंटीक्वेट रिमेन्स थे, उसके भी हमारी काफी अनवरत सोच जारी थी कि कुछ बात है, कहीं कहीं हम मिस कर रहे हैं। तो एक नए सिरे से खनन की बात, सेटलमेंट एरिया, उसका एजुकेशन एरिया जो है राजगीर के अंदर एक और खास बात है कि आप जितने भी खनन पहाड़ियों के अंदर देखेंगे सभी रिलीजियस स्ट्रक्चर है मैक्सिमम, और कोई भी एजुकेशन अंदर में अभी तक मिली नहीं। चर्चा जरूर है, फोर्टिफिकेशन है, नगर था, वाह नगर था, लेकिन कभी सर वो खोज का विषय शायद नहीं मिला। कुछ उत्खनन हुए थे साउथ वेस्टर्न कॉर्नर के, उसमें भी 3rd सेंचुरी से बीसी से पहले नहीं लिखा सकते। 1905 में भी एक्सप्लोरेशन हुआ मेरे चित्रों के द्वारा, जहाँ की विंस्टन ने चर्चा की थी कि सम्राट अशोक ने स्तूप बनाया। इन सब बातों की चर्चा के लिए हमने जो है आजकल समारोह को था, तो हमने सब आदरणीय शिक्षक को बुलाया था, और काफी जल्दबाजी में, क्योंकि हमें शुरू करनी थी बिना कोई विशेष समारोह के, बहुत सरल तरीके से उसको अपनाने शुरुआत की। और अभी ये शुरुआती जांच में ये पता चला है कि अभी जो हमारा उत्खनन है यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड पे चल रहा है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें आई हैं। सेटलमेंट पैटर्न है वो भी मिल रहे हैं, रीजनल मिल रहे हैं, और एक फैक्ट्री साइड की बात है वो इम्प्लीमेंट को फोर्जिंग टेक्निक के मेथोडोलॉजी, उसके भी वहाँ पे काफी उसके जो मगध सम्राट बना उसमें कहीं न कहीं मेथोडोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रोल रहा है। इन सबको काम करने के लिए मैं इस वास्तव में अकेला काफी हूँ, ज़्यादा करके ले लिया लोड,
लेकिन हम सबको देख करके जैसे कोशा सर हैं, नंदा महाराज जी कदा आते रहते हैं, हमें और भी शंकर शर्मा जी हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, उनसे भी जोड़ने का मैं हमेशा आह्वान करता रहा हूँ कि आप लोग आए और कुछ न कुछ योगदान करें। जब भी मौका मिले तो ये राजगीर उत्खनन जो है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जो स्टोन फोर्टिफिकेशन वाल है वो उसके नीचे में बृहत्तर मैसिव वाल, बिग वाल है जो रन कर रही है, तकरीबन 3.5 से 4 मीटर चौड़ी है। और मुझे अभी देख के लगता है कि वो काफी पहले का जा सकता है और स्टोन बाद का जा सकता है, जो अभी तक चर्चा नहीं की है किसी भी खोज में इसकी विस्तार से चर्चा नहीं की। हाल में जो जर्नल क्लियरेंस कर रहे थे तो उसमें सर तकरीबन जो इधर के बुद्धिस्ट टेम्पल, बर्मिश टेम्पल है, उधर जाएंगे तो स्टोन के जो बैशन है, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर का बैशन लास्ट, उसके नीचे काफी मैसिव वाल है। और मैं एक और पटना सर्कल में गौतमी जी को ये कहना चाहूँगा, उधर एक खुला है, थोड़ा सा ओपन एरिया है, ज़्यादा नहीं, वो डैमेज कर सकता है, वहाँ से बच्चे चलते हैं, वो डैमेज कर, आगे तो बंद हो चुका है, पीछे मुझे 2-3 जगह खतरा है, जो कि अभी ब्रेक ले भी जा रहे हैं। तो कुछ मैंने कोशिश की है गाँव वालों को जागृत करने का कि आपका ये धरोहर है, तो उसको जल्द से जल्द अगर फेंसिंग हो जाता ये है आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी किला मैदान। तो मुझे लगता है हम लोग मिलजुल कर प्रयास करें तो ये 80 एकड़ जो जमीन है उसमें अच्छा एक आर्कियोलॉजिकल पार्क के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जो फ्यूचर इसका प्रोस्पेक्ट है वो कहीं न कहीं और लोगों को जोड़ना और एक अच्छा शोकेस सीन कर सकते हैं इस धरोहरों। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं नवनालंदा महाविहार के माननीय कुलपति मिस्टर राम जी से निवेदन करूँगा इस अवसर पर आशीर्वचन के रूप में आपके लोकार्पण अवसर पर आप पधारे हैं। मंचासी माननीय कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य, कार्यक्रम के सूत्रधार शंकर शर्मा जी, मेरे समक्ष आसनासीन डॉक्टर सुजीत नैन जी, हमारे नालंदा महाविहार के आचार्य प्रोफेसर मिश्रा जी, डॉक्टर राज जी, डॉक्टर सुरेश कुमार जी और कई लोग हैं। विशेष रूप से बनारस से यहाँ पर पधारे हुए हैं डॉक्टर राजेश प्रसाद जी, अन्य गणमान्य अतिथिवृंद, छात्रों, हमारे मीडिया के मित्रों तथा छायाकार मित्रों, यह एक बड़ा सुखद संयोग है और बहुत ही पुनीत अवसर है। यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं ऐसी घटना के साक्षी बनने के लिए, जहाँ तीन विभिन्न धर्मों के, विभिन्न विचारों के प्रतिनिधिभूत 3 मूर्तियों का यहाँ पर प्रतिष्ठापन हुआ है और आज से वह सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी पर्यटकों के लिए के दर्शन के लिए वो खोल दिया गया। मित्रों, मैं पुरातत्व वेत्ता नहीं हूँ और न ही मूर्ति कला को लेकर के कोई मेरा कोई अध्ययन है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ ये सारी चीजें, सारी क्रियाकलाप और भारत सरकार का ये जो उपक्रम
जो ASI के नाम से चलाया जाता है, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी सर जॉर्ज कनिंघम द्वारा, जनरल कनिंघम द्वारा। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो हमारी अपनी विरासतों की रक्षा करना है। आप जानते हैं विरासतों से हमें किस तरह का संबंध मिलता है अपने इस जीवन को और आगामी पीढ़ी को, देश के भविष्य को संवारने और सजाने में। विरासतें कई प्रकार की हैं। एक पिता से पुत्र को जो मिलता है, एक कुल परंपरा की विरासत जो एक पूरे खानदान के लिए मिलती है। इसी तरह धार्मिक विरासतें हैं और सबसे ऊपर जो राष्ट्र की विरासतें हैं, जिसमें सभी का योगदान आवश्यक है कि उन विरासतों को सबसे पहले तो उनको स्थान स्थान से जहाँ भी उपलब्ध हैं वहाँ से एकत्र किया जाए, उनको संरक्षित किया जाए और उनसे प्रेरणा लेकर के हम आगे के अपने जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको सार्थक बनाने में अपना योगदान दें। विरासतों का कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि पूरा विश्व के सारे देश अपनी विरासतों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। और जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, भारतवर्ष में जिस तरह का वैविध्य, जिस तरह का एक विविधतापन दिखाई देता है, इतना बढ़िया एक इंद्रधनुषी सौंदर्य है, ये हर जगह नहीं मिलता। और इसीलिए आज का जो प्रोग्राम हो रहा है इस बात का साक्षी है कि देखिए एक ही कतार में 3 धर्मों के से संबंधित 3 मूर्तियां, और जैसा शर्मा जी बता रहे थे कि तीनों अपने आप में किस तरह से विशिष्टता को धारण किए हुए हैं। तो हम इन विरासतों के माध्यम से, जिसमें हम जिस सभागार में बैठे हैं, जहाँ मूर्तियों का बाहुल्य है, लेकिन आप जानते हैं इनके अलावा एक अमूर्त धरोहर भी है। मूर्त और अमूर्त 2 प्रकार के ये विरासतें हैं जिनको ये ASI अपने प्रयासों से उसको संरक्षित कर रहा है। मूर्तियाँ जिनको लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं अलग अलग धर्मों में, और अलग अलग तरह की बातें हैं। ये नालंदा एक, जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा कि बहुत लोगों को यह लगता है कि ये नालंदा बौद्ध महाविहार था, और बहुत लोगों को लगता है तो सर्वाधिक रूप से वो सत्य भी है। लेकिन यह भी सत्य है कि उन बौद्ध विचारों को, बौद्ध दर्शन को अध्ययन और अध्यापन का विषय बनाने के लिए यह एक परंपरा रही है, वाद परंपरा की। तो वाद परंपरा में प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो वाद खड़ा ही नहीं। तो प्रतिपक्ष के रूप में, पूर्व पक्ष के रूप में आप देखिए सांख्य, वेदांत, न्याय और बुद्धिज्म में ही आ जाइए तो ये जो वैभाषिक और सौत्रांतिक, उन सभी को पूर्व पक्ष के रूप में खड़ा करके फिर ये महायान का ये दर्शन जो आगे वाला योगाचार और विज्ञानवाद खड़ा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब तक उन परंपराओं को आप नहीं समझिएगा तो उनके सामने आप एक अपना पक्ष लेकर के कैसे आइएगा नया। तो इसके लिए उन सभी विषयों का अध्ययन यहाँ पर होता था, और जब विषयों का अध्ययन होगा तो उन विषयों के लिए भाषाओं का अध्ययन जरूरी है।
इसीलिए यहाँ पर संस्कृत का विशेष अध्ययन उस समय होता था, क्योंकि संस्कृत में सारे शास्त्र लगभग उपलब्ध थे वाचिक रूप में ही से। लेकिन अब जब भाषा है तो फिर व्याकरण भी है, इसीलिए व्याकरण साहित्य, दर्शन साहित्य सभी का अध्ययन होता था। और जैसा मुझे तो अब ज्यादा नहीं इस बारे में बताया, लेकिन हमने सुना है कि कम से कम 18 डिसिप्लिन की यहाँ पढ़ाई होती थी, अध्ययन अध्यापन होता था। लेकिन उद्देश्य वही था, जैसा आज भी लोग समझ रहे हैं कि यह बौद्ध महाविहार था और बुद्धिज्म की पढ़ाई अधिक होती है। और यहाँ से जो एक विरासत गई आगे आपके तिब्बत तक पहुंची, तो आप देखिएगा कि उसमें सारा का सारा बुद्धिज्म ही है, जो भी लिटरेचर गया विद्वानों के मुख परंपरा से और वहाँ जाकर के विकसित हुई। तो ये देखने पर तो यही लगता है कि ये सचमुच में ये एक बौद्ध विहार ही था और इसी लिगेसी को आगे भी बढ़ाया गया। और आज भी दलाई लामा जी बुद्धिज्म की बात करते हैं, तिब्बत में जो फ्लोरिश हुआ तो उसको नालंदा बुद्धिज्म संबोधित करते हैं। तो नाम ये अनायास तो नहीं पड़ा, इसके पीछे कुछ न कुछ कोई न कोई आधार है। तो आज ये इस अवसर पर मैं मूर्ति को लेकर के एक और बात करना चाहूँगा कि कुछ भ्रम है लोगों को ये बुद्धिज्म में, क्योंकि मैं बुद्धिज्म का ही विद्यार्थी हूँ, पाली और दर्शन संस्कृति मेरा विषय रहा है। एक बड़ा भ्रम है कि बुद्ध की इतनी सारी मूर्तियाँ और बुद्ध जो के अनुयायी रहे उनकी भी मूर्तियाँ, बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं को प्रदर्शित करती मूर्तियाँ या चित्र, पटचित्र, भित्तिचित्र तमाम मिलते हैं। तो आखिर ये कैसे संभव होगा जब बुद्ध स्वयं मूर्ति पूजा को नहीं मानते? और ये मैंने जो अध्ययन किया उससे यही पता चला कि ये टोटली एक भ्रम ही है। बुद्ध ने कहीं साली ग्रंथों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जहाँ उन्होंने मूर्ति पूजा का या मना किया है। उन्होंने तो बल्कि प्रसंग बस एक भिक्षु को कहा भी है कि पूजे एवं पूजनीय धातु एवं करा सद्ग्रमितो ब्रह्म, कि आप पूजनियों की धातुओं की पूजा करिए, ऐसा करने से आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। लेकिन देखिए यही दृष्टि का भेद है। बुद्ध का जो अल्टीमेट गोल था, अंतिम जो उनका लक्ष्य था वो स्वर्ग नहीं, इसीलिए बहुत अधिक जोर नहीं दिया बुद्ध ने। उनका अंतिम लक्ष्य का था निर्माण, जीव मात्र प्राणी मात्र का कल्याण, जिसे निर्माण का रास्ता इससे प्रशस्त हो सके और सशक्त हो सके। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा को और उसके फल को का विस्तार स्वर्ग तक ही माना। मोक्ष में ये पूजा दुर्भाग्य से हम लोग कर्मकांड को ही धर्म मान के वही कर लेते हैं कि हमारा हो गया धर्म, लेकिन वह कर्मकांड, वह मूर्ति पूजा, वह इन मूर्तियों का संरक्षण का देश को लेकर और अपनी सोसाइटी को लेकर के उसको स्मरण दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका है। तो इस हिसाब से ASI का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह मात्र इनके अधिकार का क्षेत्र तो है इनका, लेकिन मात्र इन्हीं के कर लेने से हो जाएगा ये मान लेना एक गलतफहमी है। इसमें सारे समाज की व्यक्ति मात्र के सहयोग और संरक्षण की भावना का होना बहुत आवश्यक है। जैसा अभी शर्मा जी बता रहे थे, अक्सर लोग बताते रहते हैं, बहुत बार सुन चुका हूँ कि खास करके जो मगध का क्षेत्र है, वैसे तो पूरा मंत्रिमंडल है, लेकिन मगध का क्षेत्र इसमें बहुत विशिष्ट स्थान रखता है कि इस पृथ्वी में मैंने परत हटाइए तो नीचे कहाँ कौन सी चीज मिल जाएगी आपको, मैंने हर जगह पर कदम कदम पर है। तो ये कदम कदम तक ये लोग तो नहीं पहुंचेंगे,
लेकिन इनको पहुंचाने का काम हम लोग कर सकते हैं, स्थानीय जनता यहाँ कर सकती है, जो अपने जमीन पर अपने खेतों में काम करती है, अपनी जमीन की रखवाली करती है, तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं वहाँ, और ऐसा देखा भी है। तो सबकी सहभागिता इसमें आवश्यक है। मैं आप सभी को इस अवसर पर विशेष रूप से शंकर शर्मा जी को और पूरे एएसआई को मैं साधुवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों के प्रति कि आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया। उनके विद्वत्पूर्ण आशीर्वचनों से हमें प्रेरणा मिलती है और मैं माननीय कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर से आग्रह करता हूँ कि आप आज इस अवसर को हमें अपने आशीर्वचनों से पुनः अनुग्रहित करें। नमस्कार। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर प्रसाद जी, आदरणीय डॉक्टर गौतमी जी, डॉक्टर शंकर शर्मा जी, श्री संदीप नयन जी और नालंदा महाविहार एवं नालंदा विश्वविद्यालय से पधारे मेरे साथियों एवं सभी उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों। अभी माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, विरासत के बारे में उन्होंने बहुत संक्षिप्त रूप में बहुत बड़ी बात बताई, विरासत का महत्व बताया और उस विरासत से हमें क्या लाभ है और किस प्रकार से हम उस विरासत की संरक्षण में एएसआई की भूमिका है, ये सब पर जो उन्होंने अपनी दृष्टि डाली। मैं बात वहीं से थोड़ी सी शुरू करता हूँ कि हमारी विरासत हमारी शान वहाँ लिखा था। ये शान हम लोग बहुत जल्दी विस्मृत कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये विरासत इतनी बाहुल्य रूप से देखने को मिलती है, इतनी समृद्धि हमारे पास सब और है कि हम उसका मूल्य नहीं आंक पाते और हमसे ज्यादा मूल्य उसका वो लोग आंक रहे हैं जो उसकी चोरी करते हैं, जिसको आप पकड़कर फिर किसी प्रकार से वापस अपने संग्रहालय में लाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उनको इस वजह से उसका मूल्य मालूम है क्योंकि उसके उनको दाम नजर आता है, पैसा नजर आता है, परंतु इस चीज का उनको जरा भी ध्यान नहीं रह जाता कि वो उसकी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो उसका महत्व है, वो उसके सामने वो मूल्य कुछ भी नहीं, कितना अधिक उसका हमारे जीवन में हमारी संस्कृति में महत्व है,